अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मेरा नाम तैयब नसीर है। स्टूडेंट्स, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आगे सेकंड ईयर के, और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स शुरू होने से पहले मैं चाह रहा था कि कुछ बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करने हैं। साइंस सब्जेक्ट्स के जो एक पेपर हैं वो कैसे अटैम्प्ट करने हैं, बिलखसूस फ़िज़िक्स का पेपर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है। किस स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे तो यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स और यू कैन गेट 100% मार्क्स। इसमें हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, फिर ये भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि नॉर्मली स्टूडेंट्स किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, ये भी आपको बताऊंगा मैं। और जो बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स आते हैं, हर दफ़ा उनको बार बार बताया भी जाता है, लेकिन वो इस चीज़ को लाइट लेते हैं, और लाइट लेने का ये नतीजा होता है कि बाद में फिर टाइम मैनेज नहीं होता और आके अगले दिन परेशान होते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं या आके मिलते हैं कि सर पेपर सारा आता था लेकिन टाइम नहीं मैनेज हुआ। तो बेटा, टाइम कैसे मैनेज करना है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उस हवाले से आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आप सीट बेल्ट बांध लीजिए और नोट पैड अपने हाथ में रख लीजिए। चीज़ों को कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ को आपने लाइट नहीं लेना, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इसके मुताबिक कोशिश कीजिएगा तैयारी करने की, और पेपर को अटेम्प्ट भी उसी के मुताबिक कीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है जी, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे पहले कॉमन मेथड यही है कि जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, चाहे वो आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हो चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, बच्चे सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो जो सबसे अच्छा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इंप्रेशन होता है, जो इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने उसको अटेम्प्ट करना है, और जिस क्वेश्चन के बारे में डाउट हो, डाउट वाला क्वेश्चन जो है वो आप एंड पर अटेम्प्ट करेंगे, उसको पहले अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, इससे क्या मुराद है? इसके मुराद ये नहीं है कि आपने पेपर छोड़ के आ जाने। कहने का मतलब ये है कि पेपर का पैटर्न ऐसा है कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन में भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं इस चक्कर में कि हम सारा ही अटेम्प्ट करेंगे, सारा अटेम्प्ट करने के चक्कर में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी बच्चे प्रॉपरली नहीं कर पाते, वो भी ठीक नहीं होता, और एक्स्ट्रा भी ठीक नहीं होता। तो वो जो टाइम आपने एक्स्ट्रा के ऊपर लगाना है, उससे बेहतर है कि आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ना करें, लेकिन जो अटेम्प्ट करें वो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। अगली बात, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जी। आपको पता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में हर लॉन्ग क्वेश्चन के टू पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और जो आपका पार्ट बी है वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और थ्री लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और हर न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स हैं। इसका मतलब है 9 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल्स के हैं। न्यूमेरिकल्स का मतलब है इजीली आप मार्क्स ले सकते हो। आपने कोई भी न्यूमेरिकल बच्चे जब अटेम्प्ट करना है तो न्यूमेरिकल का कुछ आप लोगों ने एक इस सीक्वेंस से करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। उसमें जो जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी जाए उनको अंडरलाइन कर लीजिए, अपने माइंड में अंडरलाइन कर लीजिए या पेपर के ऊपर अंडरलाइन कर लीजिए। और फिर सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा लिखते हुए कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आपने हर क्वांटिटी को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जो उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पर है, जो स्टैंडर्ड है, उसी से आपने रिप्रेजेंट करना है। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से करने की जरूरत नहीं है। हर क्वांटिटी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए और उसका प्रॉपर यूनिट लिखिए। प्रॉपर यूनिट का मतलब क्या है? एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। बाज दफ़ा न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट में कुछ क्वांटिटीज जो दी होती हैं, बाज दफ़ा वो एसआई यूनिट्स में ही होती हैं, लेकिन बाज दफ़ा वो एसआई यूनिट्स में नहीं होती, बेस यूनिट्स में नहीं होती, आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो किलोमीटर में दे देता है या माइल्स में दे देता है, तो आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे देता है, तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। वो आपको जो है टाइम जो है वो मिनट्स में या आवर्स में दे देता है, तो आपने उसको सेकंड में कन्वर्ट करना ही करना है। तो सबसे पहली हेडिंग होगी हर न्यूमेरिकल की गिवन डाटा। उस गिवन डाटा में हर फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली लिखेंगे और उसका साथ प्रॉपर यूनिट लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग आ जाएगी टू फाइंड, या जो आपने रिक्वायर्ड करना है टू फाइंड जो है वो आप हेडिंग दे देंगे और उसके नीचे लिखेंगे कि हमें फलां फलाक दिया हुआ है, वेलोसिटी दी है, टाइम दी है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
वेलोसिटी दी है, टाइम दी है, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। जो आपने कैलकुलेट करना होगा टू फाइंड की हेडिंग दे के उसके नीचे लिखेंगे और आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। उसके बाद तीसरी हेडिंग में आप फार्मूला लिखेंगे, बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। पहली हेडिंग गिवन डाटा में सारा डाटा आ गया, दूसरी हेडिंग टू फाइंड, तीसरी हेडिंग आपके पास आ जाएगा फार्मूला। मसा बाज दफा न्यूमेरिकल्स में एक से ज्यादा फार्मूला यूज होते हैं, अगर एक से ज्यादा फार्मूला यूज हो रहे हैं तो बेटा आप जो भी यूज हो रहे हैं आप 2-3 फार्मूले उधर वन बाय वन करके लिख लें कि ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास हेडिंग आएगी कैलकुलेशंस की या सोल्यूशन की। सोल्यूशन में आपने कैलकुलेशंस करनी है और जब कैलकुलेशन करके लास्ट रिजल्ट पर आओ तो रिजल्ट को जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको आपने अच्छे तरीके से लिख के उसके साथ यूनिट क्लास में लिखना है। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ये एक्सपीरियंस है, एक दफ़ा मैंने बोर्ड के एक पेपर भी चेक किए हुए हैं, बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस में ये इंस्ट्रक्शन भी होती है कि मिसाल के तौर पर बात समझा रहा हूँ, अगर एक बच्चे ने सारा पेपर ठीक अटेम्प्ट किया है, ठीक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है, लास्ट में अगर उसने एक यूनिट नहीं लगाया तो 1 मार्क जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज जरा यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स का ख्याल करना है। फाइनल जब आंसर लिखें तो उसको आंसर को लिख के उसके अराउंड जो है वो मार्कर के साथ बॉक्स करें ताकि जो एग्जामिनर है उसका वो आई कैचिंग होना चाहिए। जैसी उसकी नजर पड़े उसको पता हो यार ये इसका आंसर है, और नॉर्मली फिर वो जैसे ही देखेगा आंसर ठीक है तो फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा कि यार अगर इसका आंसर ठीक है तो इसका मतलब इसने फार्मूला और कैलकुलेशन भी ठीक होगी, वो उसको फटाफट चेक करके आगे जाएगा। तो इसका आपने ख्याल करना। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है उसमें कोई ना कोई आपको आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप लोगों ने डेरिवेशन वगैरह करनी होती है। डेरिवेशन जब भी करें देखें आपको लॉन्ग क्वेश्चन क्या आया है, कोई प्रिंसिपल है, कोई लॉ है तो उसकी स्टेटमेंट, पहली हेडिंग स्टेटमेंट की होगी, डेफिनेशन नहीं होगी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर पोटेंशियल एनर्जी है जी, उसकी डेरिवेशन करें तो फिर पहली हेडिंग डेफिनेशन होगी। और अगर आ जाते हैं लॉज आ जाते हैं, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ओहम्स लॉ आ जाता है, ठीक है, किरचॉफ रूल्स आ जाते हैं, तो फिर आप उनकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, उसके बाद उसका नीचे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए और फिर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के, एक्सप्लेनेशन के अंदर नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं सिर्फ डेरिवेशन करते हैं, बीच में थ्योरी ऐड नहीं करते। बेटा थ्योरी भी ऐड करनी है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है। तो आप डेरिवेशंस के स्टेप्स भी करें तो उनको स्किप नहीं करें, फिर साथ में थ्योरी भी ऐड करें। नॉर्मली बच्चे पूछते हैं सर ये थ्योरी क्या होती है, थ्योरी को ऐड करने का क्या मतलब है। बेटा जब आप मैथमेटिकल स्टेप्स कर रहे हो तो आप किसी रीजन की वजह से कोई स्टेप्स कर रहे हो ना, कहीं पर अगर आप न्यूटन के लॉ अप्लाई कर रहे हो तो आपको रीजन का पता है क्यों लॉ अप्लाई, अब मोमेंटम अप्लाई कर रहे हो तो पता है क्यों कर रहे हो, ठीक है जी। ओहम लॉ अप्लाई कर रहे हो तो उसको अपनी वर्डिंग में आपने जब लिखना है तो वही थ्योरी हो जाएगी। डायग्राम अगर बनानी है तो डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाए, डायग्राम बिल्कुल शुरू पे भी नहीं बनाते, डायग्राम बिल्कुल एंड पे भी नहीं बनाते। आप कैलकुलेशन शुरू करनी है, आपने अगर कोई डायग्राम बनानी है आप उसका स्ट्रक्चर पहले बयान करें। लेट अस कंसीडर वी हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम फ्लां फ्लां फ्लां, कोई भी चीज है, 3 4 5 लाइनें उसके बारे में लिखें, फिर नीचे कैलकुलेशन शुरू होगी, फिर कैलकुलेशन के साथ नीचे डायग्राम बनाएं और डायग्राम के साथ कैलकुलेशन करते करते नीचे लेकर जाएं। डायग्राम बिल्कुल एंड पर बनाना ये भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, डायग्राम बिल्कुल शुरू में लेकर जाना ये भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, ठीक है। डायग्राम बेटा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, डायग्राम को प्रॉपर लेबल करना है, डायग्राम कोशिश करें जो पेन यूज कर रहे हैं, जो पॉल पॉइंट यूज कर रहे हैं उसी से डायग्राम बनाएं और अच्छे तरीके से लेबल करें। बाज दफा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसको मार्कर वाला टच देना चाहते हैं, अगर वो देना चाहते हैं तो आप पॉइंटर यूज कर लीजिए, उससे डायग्राम बना लीजिए, इस चीज का भी ख्याल कीजिएगा, ठीक है जी। इसके अलावा जब भी आप डेरिवेशन करें उसमें जो भी चीज ड्राइव कर रहे हैं जब उसका फाइनल फार्मूला आ जाए तो उस फार्मूले को भी बॉक्स कीजिए। जैसे आप न्यूमेरिकल के आंसर को जो है वो बॉक्स करते हैं, इसी तरह डेरिवेशन के एंड पर जो भी रिजल्ट आए प्लीज उसको भी बॉक्स कीजिएगा। इसके बाद आ जाती है जी प्रेजेंटेशन। बाज स्टूडेंट्स, बाज टीचर भी कहते हैं जी प्रेजेंटेशन जो है वो राइटिंग मैटर नहीं करती, वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो वो मैटर नहीं करती, आपने लिखा क्या है वो मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखो बच्चों, एक बच्चा नहा के जा रहा है और एक बच्चा बगैर नहाए जा रहा है तो फर्क तो होता है। तो प्रेजेंटेशन ही आपका इंप्रेशन है, तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ठीक है, इसकी वजह से मार्क्स नहीं कटते, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है यूं समझ लीजिए कि आपके हिडन मार्क्स हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन डालेगी। तो हैंड राइटिंग पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं अब ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने एग्जाम्स सर पे आए हुए हैं तो एग्जाम्स को सब्जेक्ट की तैयारी छोड़कर आप हैंड राइटिंग पर फोकस करना शुरू कर दें, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखें। अगर हैंड राइटिंग थोड़ी सी अगली भी है, थोड़ी सी रफ सी है तो इट्स ओके, लेकिन मेस ना क्रिएट करें।
लिखते हुए मत ओवर राइटिंग ना करे, कटिंग ना करे, बार बार उसमें इंक ना फेंके, बार बार कटिंग ना करे, वो बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। तो अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा प्रॉपर कीजिएगा, प्रॉपर मार्जिन के साथ लिखें, ठीक है, प्रॉपर स्पेस रखें, बिला वजह लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा शीट्स भी नहीं मिलती होती, ठीक है। तो प्रॉपर मार्जिन के साथ लिखें, और जो भी थ्योरी लिखें उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, जैसा पैराग्राफ लिखते हो ना इंग्लिश का, तो पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, ठीक है जी। राइट आंसर इन पैराग्राफ। इसके अलावा डोंट ओवर राइटिंग और कटिंग, कटिंग नहीं करनी जी, ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करनी, ये बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है आपका, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ मैंने बातें बता भी दी हैं, कुछ दोबारा बता रहा हूँ। बच्चे यूनिट्स नहीं लिखते, सारा काम ठीक करते हैं, पूरा न्यूमेरिकल ठीक किया है, आंसर भी सर ठीक आया था, पता ही नहीं एंड पर एक यूनिट नहीं लिखा। तो बच्चे से पूछते हैं बेटा कितने मार्क्स आ जाएंगे, सर पूरे मार्क्स आ जाएंगे। जब रिजल्ट आता है तो 2-3 नंबर कटे होते हैं, पता चलता है क्या हुआ जी, सर यूनिट नहीं लिखा था। जब उसको पेपर रीचेकिंग के लिए देखा तो यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो यूनिट की मिस्टेक है। बाज फिजिकल क्वांटिटीज में साइन बड़े मैटर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक होती है, कहीं पर प्लस साइन आता है, कहीं पर माइनस साइन आता है, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी है, कुछ न्यूमेरिकल्स में प्लस साइन आता है, कुछ में नेगेटिव साइन आता है। तो जहां पर जौन सा साइन आता है वो यूज करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी, फार्मूला गलत यूज नहीं करना। एक बाज दफा एक फिजिकल क्वांटिटीज के एक से ज्यादा फार्मूले हैं। इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई भी है, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर भी है, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर भी है। तो देखो कौन सा फार्मूला यूज होना है, बेटा वो फार्मूला यूज करो, ठीक है। क्वेश्चन की नंबरिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बड़े बड़े अच्छे बच्चों को इसमें मिस्टेक करते देखा है, बड़ी क्लास में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। बेटा आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर की अपनी नंबरिंग है। क्वेश्चन नंबर सपोज आप लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 4, 5, 6, 7, 8। फर्ज कीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा अच्छा आता है, तो आप कहेंगे मैं क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो मेरा तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहूंगा। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहेंगे। जो क्वेश्चन पेपर पर नंबरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ही नंबरिंग आपने आप खुद यूज करनी है, अपनी तरफ से नंबरिंग नहीं करनी। क्वेश्चन 7 ए कर रहे हैं, पूरी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। लिखिए Q7 लिखिए। अगर आप ए पार्ट कर रहे हैं तो आप ए पार्ट लिख दीजिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, लेट्स से आपने क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट करना है ना, तो देखिए क्वेश्चन 7 लिखें, क्वेश्चन 7 लिख के ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ब्रैकेट में लिख दो, पता चल जाएगा। क्वेश्चन 7 का बी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ए पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, ब्रैकेट में क्वेश्चन 7 दोबारा लिख के इसका बी पार्ट लिख लिया। तो हर क्वेश्चन की नंबरिंग क्वेश्चन पेपर के मुताबिक होनी चाहिए, अपनी नंबरिंग नहीं करेंगे। सर अगर अपनी नंबरिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर बेटा नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने उस पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब जो बोर्ड वाला आपकी मार्किंग कर रहा है उसके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो और है, और आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वहां पर वो और है। तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्रॉस लगाएगा और वो आगे लिख देगा आई आर का मतलब है ये इररेलेवेंट है, बच्चे ने जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, वो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबरिंग जो है वो बेटा आपकी क्वेश्चन पेपर के मुताबिक होनी चाहिए, इस बात को लाइट ना लीजिएगा, बड़े बच्चे इस पे फंसते हैं। दूसरा एक और बड़ा कॉमन मिस्टेक है, और ये कॉमन मिस्टेक है एमसीक्यूज में भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में। वो कॉमन मिस्टेक क्या है, बच्चे क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते। बाज दफा ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे फंस जाते हैं। बाज दफा एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा टिल्ट देने के लिए, चेक करने के लिए शुरू वाली स्टेटमेंट वही रखते हैं, आगे कोई वैल्यू चेंज कर दी, आगे रिक्वायरमेंट उसने चेंज कर दी, बुक में रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसने रिक्वायरमेंट कुछ और पूछ ली। बेटा जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपका न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट उसकी जो है क्वेश्चन की वो ध्यान से पढ़नी है, पूरी पढ़नी है, उसमें कोई जल्दी नहीं है। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, बाज दफा बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में फटाफट पहले ओ यार ये तो पहले ही ठीक है, फिर पता चलता है यार उसने थोड़ा सा यूनिट चेंज कर दिया है, आंसर तो सी ठीक था, डी ठीक था। अगर आपको 100% भी श्योर हो कि पहला ठीक है, आपने फिर भी चारों जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको ध्यान देना है इस पर। इसके बाद और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना। इसमें यकीन कीजिए बाज दफा मैं खुद परेशान हो जाता हूँ बच्चों को देख कर कि यार ये बच्चे ने क्या किया, अपना पोटेंशियल जाया कर दिया, जो इसकी तैयारी थी, जो एंड पे जाके अपनी तैयारी को सारा
डिस्प्ले करना है वो बच्चा अपना प्रॉपर डिस्प्ले नहीं कर पाता ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम नहीं मैनेज होता। होता क्या है जी, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू किया, वो क्वेश्चन इतना अच्छा आता है, उसको इतना डिटेल में लिखना शुरू कर दिया कि उसी के ऊपर टाइम ज्यादा लगा दिया। या अगर एक क्वेश्चन शुरू किया, बाज दफा अनफॉर्चुनेटली बच्चों के साथ हार्ड लक हो जाती है, बैड लक हो जाती है, बच्चे वो भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं तो उसी पर स्टक रहते हैं, हिलते नहीं है वहां से, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, उसी को बार बार करेंगे। भाई एक क्वेश्चन आपने शुरू किया, अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं हो रहा तो उस पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, अगले पे आ जाओ। एक आधी दफा उसको फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आपको नजर आ रहा है कि यार ये नहीं, अब मेरा नहीं, क्लिक नहीं मैं कर पा रहा, उसको छोड़े, अगले पे चले। तो एक पर टाइम ना आप अपना स्टक ना हो जाए और अपना टाइम ना खराब करें, आपका पूरा पेपर तबाह हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ये मैंने एंड पे कैलकुलेशन की है, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, जरा उस पर भी आते हैं हम। टाइम मैनेजमेंट करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर, कुछ बच्चों को इसकी अहमियत का नहीं अंदाजा। भाई अगर आपने पेपर अच्छा अटेम्प्ट करना है बेटा और बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको पास्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सीरियसली देखना पड़ेगा। पास्ट पेपर आपका प्रैक्टिस सेशन है बिफोर द फाइनल मैच। अगर फाइनल मैच में आप अच्छी तैयारी चाहते हैं तो आपको नेट प्रैक्टिस में भी सीरियस होकर ही तैयारी करना पड़ेगा। और ये जो आपके पास्ट पेपर हैं, ये आपकी नेट प्रैक्टिस है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप फाइनल एग्जाम्स में भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। आप ये देखिए कि आप बार बार किस बॉल पे आउट हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है, जिस बॉल पे आप आउट हो रहे हैं उसी को अटेम्प्ट कीजिए। देखो वो बार बार आ रही है, जो सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, उस पर फोकस करो बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, पास्ट पेपर्स की बात करो, और आपको नजर आ रहा है कि यार ये नहीं, ये क्वेश्चन मुझे तंग कर रहा है और ये रिपीट भी हो रहा है पिछले 5 साल के, अगर मैं पेपर उठाऊं, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करो। तो फोकस करो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एग्जामिनर की साइकी को भी समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप इधर एकेडमी में या किसी कॉलेज में पर्सनली टीचर को पेपर चेक करवा रहे हो, 15 20 25 30 100 पेपर होगा, हर टीचर को तकरीबन हर स्टूडेंट का पता होता है और वो स्टूडेंट का स्केच उसके जहन में होता है, उसके मुताबिक मार्किंग कर रहा होता है। लेकिन जब बोर्ड की मार्किंग होती है तो पता नहीं लाहौर बोर्ड के साहिवाल बोर्ड में जाने हैं, साहिवाल बोर्ड के लाहौर बोर्ड में जाने हैं, कोई एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में पेपर जाने हैं, और सीक्रेसी ब्रांच वाले वो आपका सीक्रेसी ब्रांच वाले आपका नंबर भी जो है वो रोल नंबर भी उड़ा देते हैं। मतलब वो एक पेपर चेक करने वाले को नहीं पता होता किसका पेपर है। तो बेटा वो जल्दी जल्दी में चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने बंडल भी जल्दी चेक करने हैं, पैसे ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, तो उस हवाले से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जामिनर जल्दी में, लिहाजा आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हर एक चीज क्लियर कट होनी चाहिए। जैसे ही उसका फर्स्ट इंप्रेशन पड़े, उसको बताओ यार इसका तो ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, फटाफट टिक करता 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 आगे चले। अगर वो किसी एक जगह पर स्टक कर जाता है और उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तो बेटा उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक क्वेश्चन को बार बार पढ़े। जब वो एक क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ेगा तो खुदा ना खास्ता आपका ठीक भी होगा तो उस पर क्रॉस लग जाए। लिहाजा मैंने कहा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ओवर कटिंग नहीं होनी चाहिए, इन चीजों का ख्याल कीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वीडियो भी लंबी हो रही है, टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। बेटा आपका जो टोटल टाइम है, आपको 3 घंटे मिलेंगे और इन 3 घंटों में एमसीक्यूज के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, और उसमें 17 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज को 20 मिनट्स में आपने वाइंड अप करना है, ये पूरा टाइम आपने लगाना है। ठीक है, एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से पढ़िए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। ठीक है, एमसीक्यूज को आपने अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आ जाता है जी सब्जेक्टिव पोर्शन। बेटा सब्जेक्टिव पोर्शन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास रिमेनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे और 40 मिनट, जिसको आप 160 मिनट्स भी कह सकते हैं। अब इन 160 मिनट्स में नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, कॉपी पेंसिल निकाल लें। इन 160 मिनट्स में आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब इसको कैसे, 160 मिनट्स को हम कैसे अरेंज करें कि मैं 22 शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लूं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करूं, और टोटल पेपर को रिवाइज करने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए कि कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं मैंने कोई यूनिट स्किप तो नहीं कर दिया, मुझे कम से कम 15 मिनट भी चाहिए। तो बेटा ये मैंने कैलकुलेशन की है, छोटी सी कैलकुलेशन है, जरा ये नोट कर लीजिएगा। आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन को बेटा आप 3.5 मिनट्स देंगे, मतलब 3.5 मिनट में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 3 से 4 मिनट के दरमियान, 3.5 मिनट में।
अगर 22 शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन पर 3.5 मिनट्स लगा रहे हैं, तो बेटा जो टोटल टाइम लगेगा 22 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो 77 मिनट्स लगेंगे। ठीक है जी। और लॉन्ग क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए थ्योरी है, पार्ट बी न्यूमेरिकल है। इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस में पार्ट ए आपने 15 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन पर पार्ट ए आपके 15 मिनट्स लगेंगे। तो बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन है तो 45 मिनट्स इस पे लगेंगे। बी पार्ट जो कि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हर पार्ट का न्यूमेरिकल आपने 7 से 8 मिनट के अंदर करना है। तकरीबन 7.5 मिनट्स पर बी पार्ट आपने लगाने हैं। ठीक है, ये टाइम बहुत ज्यादा, अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से आ रहा है ना 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए, लेकिन 7.5 मिनट्स। तो बेटा 3 लॉन्ग ये बी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो 23 मिनट्स लगेंगे। तो टोटल टाइम 77 मिनट्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, 45 मिनट्स ए पार्ट के लिए और 23 मिनट्स बेटा बी पार्ट के लिए। जब आप तीनों को सम करोगे तो आपके पास 145 मिनट्स आ जाएंगे। ये बेटा 145 मिनट्स है। टोटल टाइम है 160 मिनट्स। अब 160 मिनट्स में से 145 मिनट्स आप निकाल लेंगे तो आपके पास 15 मिनट्स रह जाएंगे। अब इन 15 मिनट्स में बेटा आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को रिपीट कर लीजिए, आप अपने न्यूमेरिकल्स को देख लीजिए, कहीं पर कोई यूनिट तो नहीं रह गया, कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था जिस पर आप स्टक हुए थे और आपने 4-5 लाइनें छोड़ दी हैं, आप इसको रिपीट करना चाह रहे हैं, या आपने 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, यू आर क्वाइट श्योर कि मेरा पेपर ठीक है, अब अगर थोड़ा सा टाइम बच रहा है, कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहो अब कर लो। तो बेटा ये एक स्ट्रेटेजी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन मजबूरी थी। अगर आप इसको फॉलो कर रहेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे मार्क्स लीजिए। अल्लाह करीम आपको बहुत ज़्यादा तरक्कियां दे, सलामती दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।